एरिया अंडर द कर्व, वो निकालने के बहुत सारे तरीके। फर्स्ट वन, जो पहला तरीका है एरिया अंडर द कर्व निकालने का, वो है कि आप इंटीग्रेशन कर लो, है ना। इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो? इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो एंड पाई, पाई की वैल्यू जीरो से, टाइम की वैल्यू जीरो से पाई है, फोर्स इंटू डी टी, एफ डी टी, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस एरिया को समाव कैलकुलेट कर लो। तो क्या ये आपको सेमाई सर्किल लग रहा है? लग रहा होगा ना। यस सर। तो आप यस। इसका इसका एरिया निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली या तो सर्कल से निकाल लो, या फिर इस फॉर्मूला से निकाल लो। आंसर आएगा 200 न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, सॉरी न्यूटन फोर्स है ना, फोर्स। इम्पल्स है यार, इम्पल्स है, न्यूटन सेकंड में आएगा, 200 न्यूटन सेकंड। सब लोग एक बार ट्राई करो इसको फिर से, ऐसे मत छोड़ना। ऑप्शन बी सही है इसका, न्यूटन सेकंड ना, 200 न्यूटन सेकंड्स। जिनका ऑप्शन बी तक पहुंच पाओ वो लोग करना। आपको आपको सॉल्यूशन भी दिखा दिया है, यहाँ से देखो एक बार। तुम्हें नोट्स डाउनलोड करने में इशू आ रहा है क्या बेटा, जो मैंने शेयर किया? ऐसा किसको हो रहा है क्या? नो कई सर। बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रखी है, एक्सेस रिक्वेस्ट। देखते हैं, चलो। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग, क्या दिया है। इम्पल्स फोर्स, इम्पल्स फोर्स निकालना है। तो इम्पल्स फोर्स का आपको इक्वेशन दिया है, सॉरी फोर्स की वैल्यू दे दी आपको 100 साइन टी। तो साइन के साथ साइनोसोइडल वेरिएशन है, ठीक है। साइनोसोइडल है ये सेमी सर्कल नहीं है, सॉरी ये सर्कल नहीं है, तो सर्कल से नहीं निकलेगा, मुझे लग रहा था। बट एफ इक्वल टू 10 साइन टी। तो ये आपको साइनोसोइडल वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ। तो क्या करोगे आप, फोर्स को इंटीग्रेट कर लो, यानी एफ, एफ को इंटीग्रेट कर लो 0 टू पाई। तो बस वही करना है, फोर्स इज समथिंग 10 साइन टी, और टाइम टी इज इक्वल टू पाई सेकंड तक गिनना है। टाइम जीरो से स्टार्ट करके पाई सेकंड तक अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा इम्पल्स। क्यों? इम्पल्स क्या होता है? ए फोर्स एक्टिंग फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इम्पल्स मिलेगा। तो फोर्स की वैल्यू है ये, तो चीजें दे रखी है। एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ से है, देखो यहाँ से, एफ डी टी। आप क्या कर रहे हो, इम्पल्स को लिखते हो, मोमेंटम भी तो होता है इम्पल्स के बराबर, तो इसलिए लिख दिया मोमेंटम एफ इज इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। तो अब 0 टू पाई लेना है, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 10 साइन टी, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, सॉरी 100 साइन टी एंड डी टी। तो टाइम के साथ इसका इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, इट इज माइनस कोस, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है, तो साइन टी का माइनस कोस टी होगा। तो इसमें क्या करोगे, ऐसे रखो जी, माइनस कोस टी, 100 बाहर ही रह जाएगा क्योंकि 100 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इधर 0 टू पाई। अब इसमें वैल्यूज रख लो, क्या आएगा, माइनस है ना तो उल्टा हो जाएगा ये, बाकी हम सीधा ही रख लेते हैं, 100 इंटू कोस, माइनस कोस पाई, माइनस कोस पाई अपर लिमिट, माइनस माइनस कोस जीरो, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, कोस जीरो। तो कोस जीरो हमें पता है 1 होता है, कोस पाई क्या होता है,
-1 होता है। तो इन चीज़ों को आप रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, बाहर का 100 रहेगा। तो आप 100 और न्यूटन सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, मोमेंटम का, या चेंज इन मोमेंटम बोल लो उसको, डीपी। तो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स। क्यों? क्योंकि हमने कल एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ये देखो सुना सुना शब्द लग रहा है ना, इम्पल्स मोमेंटम। तो इससे आपको जैसे एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो आपको क्या पता है, वर्क और एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट थिंग। इम्पल्स मोमेंटम में क्या है कि चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स दोनों इक्विवेलेंट है। तो इम्पल्स का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मोमेंटम के बराबर आएगा, लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है। तो क्या रहता है, कल हमने देखा था m(l(t)-1, ये रहेगा, यही मोमेंटम को डिफाइन करेगा, यही डिफाइन करेगा इम्पल्स को। तो बस आपको इंटीग्रेशन करना था, और इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब क्या है कि अगर आप ये एरिया अंडर द कर्व किसी तरीके से निकाल पाओ तो आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू किसकी, इम्पल्स की। ठीक है, तो इसमें बेसिक इंटीग्रेशन था, वो एक्सपेक्टेड है कि आप लोग ने कर लिया होगा, काफी बच्चे कर भी पाए, जिनसे नहीं हुआ उनको बस इंटीग्रेशन करना था, ये स्टेप्स आप देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक, कल पढ़ लिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बोल रहा था इनर्शिया के बारे में, सेकंड लॉ बोल रहा था चेंज इन मोमेंटम के बारे में, थर्ड लॉ क्या बोलेगा कि फोर्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन पेयर्स। अकेला फोर्स एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, फोर्स को अगर एग्जिस्ट करना है तो यू नीड टू हैव टू फोर्सेज एटलीस्ट। तो वो दो फोर्सेज एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्ट कर रहे होंगे, पेयर में होंगे बेसिकली। वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे थर्ड लॉ में। तो देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये काफी ओवर यूज्ड स्टेटमेंट है ना, काफी बार हम लोगों ने सुनी है क्या, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य के बाद उसका अपोजिट रिएक्शन होना तय है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट फिजिक्स में भी लोग यूज करते हैं ना, फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, और दूसरा किस में यूज करते हैं, फिलोसफी में भी यूज करते हैं ना, कि भैया कर्म करोगे तो उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, या पाप करोगे तो, हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं ना क्या, कि पाप करोगे तो कहाँ जाओगे, बोलते हैं यार बताओ, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब देखो फिजिक्स में भी यूज्ड है, हर जगह यूज्ड है, तो इसको आप जनरल लाइफ के टर्म्स में भी यूज करते हैं काफी लोग। ऐसे तो तीनों लॉ की डेफिनेशन भी है, वो मैं यहाँ पे जानबूझ के शेयर नहीं कर रहा, बट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग सर्च करना इंटरनेट पे कि जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 3 लॉज ऑफ जो ये है ना, लॉज ऑफ मोशन बोलोगे, ऐसे थर्मोडाइनमिक्स के भी हैं, यहाँ भी है। तो आप रियल लाइफ पे उनको कैसे अप्लाई होता हुआ देख सकते हो, अगर किसी के पास टाइम हो और इंटरेस्ट हो तभी देखना, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना, बट ऐसे है, हर लॉ का है। तो ये लेकिन थर्ड लॉ है, तो ये हमें पता ही है कि जो आप कर्म करोगे आपको उनके फल भुगतने पड़ेंगे। इफ यू आर डूइंग सम एक्शन देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर आप अब लोग एग्जाम की तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आपका कॉन्सिक्वेंस हुआ। एक्शन क्या हुआ, तैयारी करना, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, सिलेक्शन होना। अगर अभी टाइम वेस्ट कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स कि एक्शन हुआ तैयारी ना करना, और कॉन्सिक्वेंस हुआ सिलेक्शन ना होना। तो यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कार्य वैसा उसका रिएक्शन। यही बात करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि कोई फोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है। मैं बोलता हूं फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय बी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो ए के द्वारा लगाया गया फोर्स बी पे किसके बराबर होगा, बी के द्वारा लगाया गया फोर्स ए पे। तो जो फोर्स बी पे ए लगा रहा है वही बी ए पे लगाएगा। मान लो देखो मेरा एक हाथ है ये, मैं दूसरे हाथ पे इससे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो दोनों हाथ, इस वाले हाथ से लगाया गया फोर्स जो राइट साइड में है हाथ है, इससे लगाया गया फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और लेफ्ट वाले का फोर्स राइट साइड में लग रहा है, और ये दोनों हाथ क्योंकि एक ही जगह पे रुके हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि दीज फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल नहीं होते तो क्या होता, जो जो फोर्स ज्यादा होता उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाता, अगर लेफ्ट से राइट ज्यादा होता तो इधर आ जाता। तो अनबैलेंस नहीं है, दे आर बैलेंस्ड। तो देखो अब यहाँ पे मैं दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल है ना। तो ऐसा हर जगह पे होगा, जो भी आप देखोगे इक्वल एंड अपोजिट का मतलब यही है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड
एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपको मिला यहां से कंसिक्वेंस। अब मैथमेटिकली लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। तो बी के द्वारा लगाया गया फोर्स ए पर और ए के द्वारा लगाया गया फोर्स बी पर, दोनों बराबर होंगे बट दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इसलिए एक के साथ जो नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे माइनस। तो ये हम यहां से समझ गए। अब नीचे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये एक बच्चा है, यहाँ बोट थी, अब वो बोट से दौड़ के क्या कर रहा है, इधर किनारे पे कूद रहा है। तो जैसे ही वो बोट से उड़ता है तो उस पॉइंट पे आप देखोगे कि ये बोट पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया और उसके अपोजिट फोर्स लगा इस लड़के पे, इसीलिए यहाँ से उछल के इधर पहुंच पाया, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस जो इस लड़के पे लग रहा है, इस बंदे पे लग रहा है, तो वो क्या हुआ, द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस मैन इज इन द राइट डायरेक्शन, ये राइट साइड में लग गया, और उसके अपोजिट फोर्स लगा बोट पे, तो बोट क्या कर गई, मूव कर गई लेफ्ट में। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं बट दे आर इक्वल। दूसरा एग्जांपल आपको दिखेगा, मान लो क्या लगा, एक्शन तो हुआ इस मैन पे और रिएक्शन किस पे हुआ, बोट पे, तो इनको एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जो आप एक्शन करोगे उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। तो एक तो एक्शन हुआ और उसका जो रिस्पॉन्स हुआ दूसरा अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आया, उसको बोल देंगे रिएक्शन। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, फोर्सेस एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो पेयर में तो एग्जिस्ट करते हैं बट पॉपुलरली उसको एक बार ये टर्म भी यूज कर लेते हैं कई बार कि दे एग्जिस्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। हाँ जी, समझ आई बात, यस सर। है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लगा कि क्या बात कर रहे हैं, कि जो फोर्स लग रहा है उससे अपोजिट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। बट बात ये है, देखो जब हाथ की बात कर रहा था लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ऑब्जेक्ट अलग अलग थे। यहाँ पे ए एंड बी की बात कर रहा हूँ स्लाइड में, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं बोट और मैन के बारे में, तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जिस पे एक्शन लगेगा उस पे केवल एक्शन ही लगेगा, और जिस पे रिएक्शन लगेगा वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा जिस पे रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, देखो बोट पे लग रहा था रिएक्शन, तो एक तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और इस बंदे पे लग रहा है रिएक्शन, सॉरी एक्शन, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो पेयर में होंगे, दो अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि थर्ड लॉ के द्वारा जो डिफाइन किया गया फोर्सेस के बारे में। कौन सा एक्शन था, एफ ए बी, ए के द्वारा लगाया गया फोर्स बी पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो ये है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात, अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगे, एक्शन और रिएक्शन लगेंगे तो एक साथ लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक ब्लॉक दिख रहा है और एक ये बॉल दिख रही है, तो इस बॉल पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और इस ब्लॉक पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ये दोनों के दोनों एक ही साथ लगने वाले फोर्स हैं, तो दे एक्ट साइमल्टेनियसली और दे अकर साइमल्टेनियसली। दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन है, क्यों, एक का ऊपर लग रहा है एक का डाउनवर्ड में लग रहा है, तो दे आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे साइन देखो एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से। थर्ड चीज हुई एक्ट अलोंग द सेम लाइन, यहाँ पे देखो दोनों कंकरेंट फोर्सेस होंगे, दोनों एक सीधी रेखा के अलोंग लगने वाले होंगे। अदरवाइज अभी इस चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फोर्सेस, क्या कि मिनिमम फोर्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे किस कंडीशन में ताकि ऑब्जेक्ट स्टेबल रह सके, एक ही जगह पे रह सके। तो एक अगर दो फोर्सेस की बात हो रही है तो मिनिमम एटलीस्ट टू फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेशनरी पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा के अलोंग अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उस पर कम से कम दो फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, तो वही हमारे दो फोर्सेस हैं, एक एक्शन और एक रिएक्शन। तो ये बात हो रही है स्ट्रेट लाइन में लगने वाले फोर्सेस की। तीसरी ये प्रॉपर्टी होगी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा लेफ्ट हैंड पे लग रहा था राइट हैंड पे, मैन पे बोट पे, है ना, यहाँ पे ब्लॉक एंड सिलेंडर इस पे स्फीयर पे ऐसा लग रहा है। थर्ड क्या हुआ, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, डायरेक्शन अलग होगा बट नेचर क्या होगा, सेम होगा। अब वो सेम नेचर क्या बोल सकते हैं, जब आगे जाएंगे इस चैप्टर में तो हम देखेंगे कि फोर्सेस कैन बी कंप्रेसिव इन नेचर और फोर्सेस कैन बी एलोंगेटिंग इन नेचर। तो दे कैन बी आइदर टेंसाइल फोर्स और दे कैन बी कंप्रेसिव फोर्स। तो एक चीज को खींच देने वाले फोर्सेस है ना, जैसे मान लो ये कैमरा है, इसका यहाँ पे केबल है, तो क्या होगा, इसको खींच देने वाले, जो इसको खींचेंगे दे आर कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्सेस, और जो इसको कंप्रेस करेंगे ऐसे दे आर कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कपड़ा सुखाने की हमारे पास क्या होती है, रस्सी होती है, केबल होती है, कपड़े सुखाते हैं ना धूप में, तो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा,
भाई वो फोर्स उसको खींच देना चाहता है, दैट इज टेंसाइल फोर्स। और जो हमारे घर में ईंटें लगी हुई हैं उनके ऊपर क्या है, प्रेशर आ रहा है ऊपर से, नीचे जो ईंट लगी है Compressor. दीवार में उसके ऊपर जितनी भी ईंटें लगी है उसको क्रश कर देना चाह रही है, उसको तोड़ देना चाह रही है। तो दिस मीन्स दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो फोर्सेज आर ऑलवेज सेम इन नेचर। जो थर्ड लॉ बात करते हैं ना, तो सेम नेचर में होंगे। अगर मान लो मैं इस पे प्रेशर डाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से राइट पे प्रेशर डाला तो राइट हैंड से लेफ्ट पे भी तो प्रेशर ही डाला, तो दे आर ऑलवेज इन कंप्रेसिव इन नेचर। और अगर मैं पुल कर रहा हूँ ऐसे उंगली फंसा के, तो इस हाथ पे भी टेंसाइल फोर्स लगा और इस हाथ पे भी टेंसाइल फोर्स लगा, तो दे आर सेम इन नेचर। बस ये बोलने का था यहाँ पे। तो हमें 5 प्रॉपर्टी पता चल गई। अक्कर साइमल्टेनियसली, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अलोंग द सेम लाइन होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे, और इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। सबको सब सारी चीजें समझ आई? Yes, sir. चलो ये बच्चों, जिसको ये Yes. बात, जिसको ये कहानी समझ आई, म्यूट करके यस बोलो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो अभी। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ क्या हो सकता है। बेसिक्स ही है, हर जगह अप्लाई हो रहा है यार, जहां भी फोर्स प्रेजेंट है वहां पे थर्ड लॉ प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, चाहे वो स्टेशनरी रखा है, आप इमेजिन करो, अपने आसपास चीजें देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा होगा, चारपाई, पलंग, फोन, टेबल, ठीक है, जो भी चीज आपके पास रखी हो, तो आप ये देखो जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो उसका वेट जो डाउनवर्ड में वो पुश कर रहा है, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, जो पृथ्वी या ग्राउंड सरफेस उसके ऊपर लगा रहा है। तो हर जगह पे आपको एक्शन रिएक्शन पेयर मिलेंगे। जहां पे फोर्स है वहीं पे उसका रिएक्टिव फोर्स है। तो फोर्सेस तो हर जगह है ना नेचर में, जब फोर्सेस हर जगह है तो दिस मींस थर्ड लॉ हर जगह आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एट एवरी पॉइंट, हर जगह पे फोर्स। अब देखो, मान लो हम बोले कि एटॉमिक स्पिन भी तो होता है, मान लो दो पार्टिकल स्पिन कर रहे हैं एट सब एटॉमिक उसमें लेयर्स में, तो वहां भी एक अगर इधर लगा रहा है फोर्स तो दूसरा उस पर इधर लगा रहा है। तो ये चीजें हर जगह हैं। तो थर्ड लॉ का मतलब ये हुआ कि थर्ड लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और आपको हर जगह दिखेगा, बशर्ते आपको देखना है ना। अगर आपके पास वो दृष्टि आ जाए, दृष्टि अगर आ जाए, मान लो जैसे दिव्य दृष्टि भी होती थी ना लोगों के पास, तो वो लोग क्या करते थे, दे आर हैविंग सम एक्स्ट्रा पावर्स टू परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम। तो बस वही है, अगर आपको थर्ड लॉ के बारे में नॉलेज हो गई, थर्ड लॉ के बारे में आपको पता चल गया कि हाँ जी थर्ड लॉ ये होता है, डेफिनेशन ये होती है, तो आप हर जगह उसको देख पाओगे। और मुझे उम्मीद है आप मैक्सिमम बच्चे देख भी पा रहे होंगे। तो देखो अब हम दो एग्जाम्पल, बहुत लिमिटेड से एग्जाम्पल है, ये ना सोचे कि यही थर्ड लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ हर जगह लग रहा है। आप जितना सोचोगे, जहां तक लगाओगे, हर जगह आपको थर्ड लॉ की प्रेजेंस मिलेगी। तो देखो यहाँ दो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इफ देयर वुड बी नो अपोजिट रिएक्शन वी वोंट बी एबल टू वॉक। अगर हम अपोजिट रिएक्शन नहीं मिलता हमें तो हम वॉक नहीं कर पाते। दूसरा, एज वी वुड एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स। अब देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक तो जैसे ये हम खड़े हैं, मान लो ये कोई आदमी है, इसने जूते पहने हुए और ये ग्राउंड सरफेस पे खड़ा है, ये ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ऐसे लगेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, किसके बराबर होगा, वेट ऑफ दिस मैन, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेट आ रहा है उसके। और एक फोर्स क्योंकि आगे भी चल रहा है तो इसके जूते पे लगेगा फॉरवर्ड में मोशन जो इसको मूव कराएगा, और इसके ग्राउंड पे ये पीछे की साइड फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे, ठीक है, फ्रिक्शन। और ये भी फ्रिक्शन की वजह से रिएक्शन होगा। और ये नीचे था इसका वेट, और ये था नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन और वेट इनका एक पेयर बन रहा है, दे आर रिएक्शन रिएक्शन पेयर। और दूसरा जो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का जो रिएक्टिव फोर्स है जो उसको मूव करा रहा है फॉरवर्ड, वो भी एक पेयर बन रहा है। तो दिस मीन्स कि थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है। और तीसरा ये देखो, एक फनी सा एनिमेशन है कि ये वाला एनिमेशन देखो सब लोग, चेयर पे बैठे, अगर चेयर रिएक्टिव फोर्स ना लगाए तो चेयर टूट जाएगी, चेयर भी एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगी। और दूसरा एक बच्चा देखो इधर तोप में बैठेगा, उसको उड़ा देंगे ये लोग। अब इसको चला देंगे तो क्या होगा, तो इस पे वैगन पे पीछे की साइड में फोर्स लगेगा, और इस बच्चे पे आगे की साइड लगेगा, तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये कार्टून है, ऐसे बच्चे को उड़ाएंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब तीनों लॉ का एक समरी देखो आप, क्या है, किन्ने दिए, न्यूटन सर ने दिए। तो सर आइजैक न्यूटन ने दिए 1686। अभी हम कहाँ पे जी रहे हैं, 2023, और बात हो रही है 1686 की, यानी कितने साल हुए, कितने साल हुए बेटा,
337 साल पहले की बात है, 337 ईयर्स एगो। इतने पहले बात बोल दी गई थी, ये अच्छी बात जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो अभी कि जिन बच्चों को अभी भी कठिन लग रही है ना ये, कि यार क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा, तो ये सोचो कि हमारे से 337 साल पहले कोई लोग रहे थे, उन्होंने ये फोर्सेस दिए थे। उस टाइम ना तो इंटरनेट था, ना फोन था, कुछ भी नहीं था। आप इमेजिन करो, आपके पूर्वज या हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मोस्टली कल्टीवेशन, मोस्टली फार्मिंग। तो वहां उस टाइम पे भी कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को देखा, उसको समझा और उसके बारे में थ्योरीज दी। वो थ्योरीज आज तक काम आ रही हैं, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है? फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर याद करो, हमने आपको पढ़ाया था कि साइंस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो इन लोगों ने साइंस फाइंड आउट करी उस टाइम पे, कितने साल पहले? लगभग 350 साल पहले। 350 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता बेटा, बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। तो इन दीज 350 ईयर्स जो इन लोगों ने हमें टेक्नोलॉजी दी, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने आज तक, जो इन्होंने हमें साइंस दी, उससे हमारी जो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से मैं आपके घर से बहुत दूर बैठ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये पेन यूज कर पा रहा हूँ, डिजिटल पेन, जिसकी वजह से मैं कैमरे से आपको दिख पा रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी इन बेसिक बेसिक रूल्स पे ही तो बेस्ड है। पहले किसी ने ये देखा, फिर इस लॉजिक के बेस पे थोड़ा और हायर लॉजिक, और हायर लॉजिक, और हायर लॉजिक, उनके साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन बन पाए। तो देखो 350 साल पहले कही गई बातें हैं ये, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब ये टफ ना लगे इसलिए बताया आपको मैंने कि यार इतने दिन पहले जब कोई इसको ढूंढ सकता था, तो क्या आप इसको याद भी नहीं रख सकते? आपको तो याद करना बहुत इजी होना चाहिए, तो याद रखेंगे सब लोग इनको। अब देखो हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अ बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया अनलेस अंटिल एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है बाहर से किसी बॉडी के स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने के लिए। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इन मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या? कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा उस वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। और डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किधर होगा? जिस साइड में आप फोर्स लगाओगे। तो ये स्टेटमेंट हो गई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ क्या कहता है? ऑल द फोर्सेज इन नेचर आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। जो भी फोर्सेज होंगे दे आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। तो देयर विल ऑलवेज बी एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन होगा और उसके प्रतिरोध, उसके अपोजिट होगा रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स एग्जिस्ट। तो ये तीनों बातें थर्ड लॉ की होगी समरी आपकी। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो शांत दिमाग से, 3 4 क्वेश्चन एक बार पढ़ो, इनमें इनका क्वेश्चन आंसर आप अपने मन में सोचो, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? और सब बच्चे ऐसा करेंगे, मैं रैंडमली भी पूछ सकता हूँ, हैंड रेज भी कराऊंगा, बट मेरा मन किया तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो आप लोग सब लोग ये चारों के चारों स्टेटमेंट आराम से ध्यान से पढ़ो, और इनके क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर अपने मन में सोचो कि हाँ क्या, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। हैंड रेज कर लो बेटा, जो भी कोई भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताना चाहते हो। चाहे एक भी आपका आ गया हो, आपको एक भी क्वेश्चन समझ आ गया हो, तो हैंड रेज कर लो।
कोई बच्चा कर रहा है अभी भी, और टाइम चाहिए क्या? यस सर। ठीक है, और टाइम ले लो थोड़ा सा, लेकिन जिनका कोई भी इन चारों में से जो भी आंसर दे आपको समझ आ गया हो वो हैंड रेज कर लेना, कोई भी एक आ गया हो तब भी पार्टिसिपेट करो यार, बिना पार्टिसिपेशन के कोई मजा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं एग्जाम में, मुझे नहीं करने। मैं कर चुका बहुत दिन पहले, अब तुम लोगों की बारी है। तो कर क्वेश्चन तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास, जब आपका क्लास में पार्टिसिपेशन थोड़ा अच्छा रहेगा तभी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एग्जाम में कुछ करके आ सकोगे। तो बेटा ये ध्यान रखो कि एग्जाम देना है आपको, तो थोड़ा मेहनत करो, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, और जो बच्चा इनमें से चारों में से कोई भी आंसर आ गया हो, उनका दिमाग में सेट हो गया हो, तो प्लीज अपना हैंड रेज करे ताकि मैं पूछ सकूं। देखो राधिका ने हैंड रेज कर रखा है, ऐसे ही समझो चारों में से कोई एक भी आ गया तो भी मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या है, दिस क्लास इज जस्ट अ थ्योरेटिकल सेशन, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, क्या बोलेंगे? हाँ जी राधिका बताओ बेटा। यस सर। सर फर्स्ट वाले में जो मैन वॉक करता है ना, तो जब वो मैन वॉक करता है तो वो ग्राउंड को पीछे की मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक तो है। वो पुश को हम एक्शन बोलेंगे। और जो अर्थ होती है वो उतना ही मतलब सेम फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगाती है, हाँ तो इसको बोल देंगे कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है सर, क्योंकि उसकी ठीक है। डेफिनेशन थर्ड लॉ की डेफिनेशन होती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई और बच्चा है जो फर्स्ट वाले को ऐड करना चाहेगा, फर्स्ट वाला जिनको ऐड करना है वो अनम्यूट करके बताओ कि राधिका ने जो बताया उसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ। फर्स्ट वाला किसी को आता है और? ठीक है, ठीक है राधिका, मैं आऊंगा इस क्वेश्चन पे दोबारा से, ठीक है आप पार्सली करेक्ट थे। कंचन बताओ बेटा। फिर हाँ जैसे हम हाँ। आगे वॉक करते हैं अर्थ पे, तो हम्म, जब हम फोर्स लगाते हैं तो अर्थ भी उतना ही फोर्स लगाता है, तो हम एबल होते हैं वॉक करने के लिए आगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला ही बताना था या ये कोई और सा बताना था? फर्स्ट ही था क्या आपका भी? यस सर। ठीक है। और बच्चे थे भाई, हाथ नीचे क्यों कर लिया, आओ वापस। देखो भग गए कुछ बच्चे काफी सारे हाथ ऊपर थे भाई, मैं रैंडमली पूछना स्टार्ट कर दूंगा फिर। आ जाओ, कोई कोई ऐसा गलत सही थोड़ी है, हम लोग करेक्ट करेंगे ना। पार्टिसिपेट करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। हाँ बताओ राजेश, रजनीश। मैट्रेस वगैरह के ऊपर जैसे गिरते हैं तो हमें हाँ मैक्सिमम चोट नहीं लगती। अगर कोई 6 साल या उससे नीचे का बच्चा हो तो उसे हाँ मतलब चोट लग सकती है, अगर वो सिर के भार के ऊपर गिरे तो उससे चोट लग हाँ। सकती है, और हमें भी लग सकती है मैक्सिमम तो। ठीक है, तो हमें चोट क्यों नहीं लगती, क्वेश्चन ये है ना कि अगर हम मैट्रिसेस पे कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कोई और बताओ। कहाँ गए सब बच्चे बिना पार्टिसिपेशन वाले, आओ क्योंकि वापस आओ जितनी जिन लोगों फोर्स ने हाथ ऊपर किया था। हाँ सर, शिवानी। क्योंकि जितनी फोर्स से हम मतलब मैट्रेस के ऊपर गिरते हैं उतनी फोर्स हमें मतलब मैट्रेस से वापस नहीं लगती है।
मैट्रिसेस से फोर्स तो उतनी ही वापस लगेगी, बताएंगे चलो आपको। और आओ भाई, जितने बच्चे थे हैंड रेज जिनने का रखा था वापस करो, मम्मी कसम चढ़ा दूंगा नहीं तो मैं। आओ वापस, कसम तुम पे काम करती है मुझे पता चल गया। हाँ शिवानी बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हो और क्या आंसर है आपका, बताओ इन चारों में से कौन सा बताओगे आप। सर मैं फोर्स बता रही हूँ। हाँ जी बताओ। सर जब भी सर कोई बर्ड है सर वो उड़ता है तो सर उस बर्ड के जो पंख हैं वो पीछे की ओर सर उसको धक्का देते हैं। नहीं सर वो, ठीक है, यस सर। सर इसका मतलब है सर जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है सर इसमें, कि इसमें एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल रिएक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है सही है, शाबाश। तो इन्होंने बोला कि बर्ड के पंख जो है वो जितना फोर्स हवा पे लगाएंगे हवा उतना ही बर्ड के ऊपर लगाएगी। दिस मीन्स इट इज ऑलवेज अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात है, सही है। और आओ भाई, और कहाँ गए, चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल टू वॉक इफ अर्थ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एवरी बॉडी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से वॉक कर पाते हैं। अगर आप बोलो कि जब अर्थ भी हमारे पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं और हम भी अर्थ पे इतना लगा रहे हैं तो हम वॉक क्यों कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका कहने का मतलब है थोड़ा इसमें हिडन मैसेज ही है। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसलिए हम आगे मूव कर पा रहे हैं, बट इसमें एक हिडन मैसेज क्या है कि अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही, है ना। हम लोग तो मूव कर जा रहे हैं भाई, हम मूव भी अर्थ पे ही कर रहे हैं। बात ये है कि हम किसी और जगह पे तो है नहीं, हम अर्थ पे ही मूव कर रहे हैं, और अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही फिर। तो इसका आंसर ये है कि फोर्स तो दोनों पे बराबर है, बट फोर्स का एक मतलब ये भी तो होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारा मास और अर्थ का मास दोनों में कितना फर्क है, हम तो बिल्कुल हल्के से प्राणी हैं और अर्थ कितना है, इट्स ए हेवनली बॉडी। तो इसलिए ये हिडन मैसेज क्या है कि हम लोग मूव कर जाते हैं और अर्थ मूव नहीं करती। क्यों, मूव तो करती है बिल्कुल, लेकिन इतना इतना कम करती है कि हम लोगों को अप्रिशिएबल दिखती नहीं है वो। तो इसका रीजन ये है, और काफी लोग उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, वो अर्थ को उल्टा घुमा दे रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। तो क्या है कि अर्थ मूव नहीं करती, हम अर्थ के ऊपर मूव कर पाते हैं। बाकी ये थर्ड लॉ की बात है ना। तो जिस बच्चे ने बताया था वो सही था लगभग लगभग। अब सेकंड है, वाई वी डोंट गेट हर्ट वाइल फॉलिंग ऑन ए मैट्रेसेस, यानी हम गद्दे के ऊपर गिरते हैं तो हमें चोट क्यों नहीं लगती, जबकि हम फर्श पे गिर जाएं, रोड पे गिर जाएं तो हमें चोट लगेगी। तो गद्दे में एक खास बात क्या होती है, इट इज स्पंजी, स्पंजी होता है ऐसा गद्दा, है ना। तो उसमें मैक्सिमम क्या होगी, अंदर हवाई होती है ज्यादातर, ठीक है। तो इसलिए उसको गद्दा बोलते हैं ना, कि गदमदार है एकदम से मस्त। तो जब आप इस पे गिरोगे तो क्या होगा, ये ऐसे पिचक जाएगा, है ना। तो क्या किया इसने, जो ये जो था ना, इतना कंप्रेस हो गया, ये इतना जो है ये कंप्रेस हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इट डिवाइडेड द फोर्स, जो फोर्स आप पे लगना था उसको टाइम इंटरवल बढ़ा दिया। जो डेल्टा टी था, जितने टाइम के अंदर वो लगना था वो बढ़ गया। जिसमें अगर मान लो रोड होता, रोड बिल्कुल कंक्रीट जैसा होता, तो आप वहां पे अगर गिरते तो आपको एकदम इंस्टेंटली चोट लगती। जो टाइम होता वो डीटी होता, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल, क्या कि टाइम बिल्कुल जीरो के नजदीक होता है। जैसे ही गिरे तुरंत चोट लग गई, और गद्दे पे गिरोगे तो गद्दा आपको ऐसे पिचका देगा, नीचे ले जाएगा। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स तो आपके वेट के बराबर ही एक्सर्ट होगा। जब रोड पे गिरोगे तब भी आपके वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट होगा, गद्दे पे गिरोगे तब भी वेट के बराबर एक्सर्ट होगा। बट गद्दे पे गिरते टाइम या मैट्रेसिस पे गिरते टाइम जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ गया। तो आपको इंपल्सिव फोर्स जो महसूस हुआ, इंपल्स जिसको बोल रहे थे, दैट इज एफ डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्योंकि बढ़ गया तो आपको जो फोर्स महसूस हो रहा है ओवरऑल नेट फोर्स, उसकी वैल्यू कम हो गई। इंपल्स की वैल्यू कम हो गई। फोर्स तो आपका वेट के बराबर है, जब टाइम बढ़ गया तो ये फोर्स जो इंपल्स महसूस हुआ वो कम हो गया। अब इसके आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो नेट फोर्स देन डज इट मीन इट हैज जीरो मास। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका मास भी जीरो है। बिल्कुल निराधार बात है भाई, मास और नो सर। फोर्स ये तो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। फोर्स क्या होगा, फोर्स इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना भी हो सकता है, जैसे अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट जीरो नेट फोर्स का मतलब नहीं है कि जीरो मास होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, एक इधर से लगा दिया और दूसरा किसी और से लगा दिया। तो अब मास से तो इसका रिलेशन है ही नहीं। और जिस डेफिनेशन में ये पूछ रहे हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो अगर फोर्स जीरो है तो क्या मास जीरो है, जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन भी तो जीरो हो सकता है।
मतलब कि नेट फोर्स जीरो हो जाए बाहर से लगने वाला, बाहर से नेट फोर्स जीरो लगेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट मास विल बी देयर। तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। थर्ड चीज है फ्लाइट ऑफ अ बर्ड बाय पुशिंग द एयर डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। देखो अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी है आपका, इसकी चोंच बना देते हैं आगे और इसके पंख बना देते हैं। अब ये पक्षी जो है ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है किस पे, एयर पे, और एयर जो है वो इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगी। तो ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, जो एयर है और ये बर्ड है। एयर लगा रही है अपवर्ड फोर्स किस पे, बर्ड पे, और बर्ड लगा रहा है एयर पे डाउनवर्ड। तो दीज आर नथिंग बट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। देखो यहाँ आगे पीछे मैंने बस समझाने के लिए बनाए, बट दे विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, और वो पेयर क्या होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो चारों चीजें समझ आई आपको? Yes. ठीक है Yes, भाई। sir. कुछ बच्चे हमारी क्लास में बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए शाबाशी है मेरी तरफ से कि ऐसे ही लेट आते रहो, सिलेक्शन आपका फिर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे? तो इससे पहले, बिफोर डिफाइनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, मैं एक चीज डिफाइन करना चाहूंगा आपके लिए, सिस्टम। भाई सिस्टम है ना, जो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक तो हो गया सिस्टम, ठीक है जी, और दूसरा क्या हो गया, सराउंडिंग्स। तो सिस्टम होता है एक चीज और एक चीज होती है सराउंडिंग। सिस्टम वो चीज होती है जो ऑब्जेक्ट हमारे कंसिडरेशन में है, या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम चिंतित हैं, या फिर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, है ना, या जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो ये आपको कैमरा दिख रहा है, ठीक है, इस कैमरा को मैं अगर अपना सिस्टम मान लूं, तो क्या मेरा हाथ इसके लिए सराउंडिंग हो गया? भाई ये सिस्टम हो गया, मतलब मैं इसके ऊपर फोर्सेस के कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिस मींस इट्स अ सिस्टम। या इसको छोड़ो, ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल मेरा सिस्टम है। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि दिस इज अ सिस्टम। तो द बॉल इज द थिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन। इस बॉल पर हम स्टडी कर रहे हैं, इस बॉल पर हम फोर्सेस निकाल रहे हैं, इस बॉल का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसी के वेलोसिटी, इसी के मास, इसी के वेट के बारे में हम चिंतित हैं। तो दिस इज अवर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं है, सिस्टम कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई स्पेस होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम जाएंगे तो बताएंगे कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट मास सिस्टम क्या होता है, तो वो अलग टाइप हो जाएंगी। बट सिस्टम वो चीज होती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसके ऊपर हमारा स्टडी फोकस्ड होता है, जिसके बारे में हम चिंतित होते हैं, जिसके बारे में हम पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम के अलावा एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज सराउंडिंग। जो हमारा सिस्टम है, ये बॉल है, अब ये बॉल है, इस ये हमारा सिस्टम, अगर मैंने बोला कि ये बॉल, दिस इज अवर सिस्टम, तो इस बॉल के बाहर की सभी चीजें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर की दीवारें, मेरे गांव की और सड़कें, उसके बाद शहर, फिर मेरा स्टेट, ये सब चीज, आप, आपके घर, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस बॉल इज सराउंडिंग्स। तो केवल और केवल सिस्टम आपको पता चल गया, तो सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं संसार में, इस दुनिया में, वो सारी की सारी हो गई सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में क्या हो सकता है, सन भी इसका सराउंडिंग है, तो सिस्टम हो गया बॉल, और सन, प्लेनेट, गैलेक्सी, सब कुछ इसकी सराउंडिंग्स में आ गया। बट कुछ चीजें होंगी जिनको मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग सराउंडिंग्स, तो आपको एक चीज बताई थी कि इमीडिएट सराउंडिंग करके एक चीज होती है और एक सराउंडिंग होती है। सराउंडिंग में तो सब कुछ आ गया, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सब लोग, सब चीजें, आपका घर, मेरा घर, सब चीजें। बट इस बॉल, ये बॉल अगर मेरा सिस्टम है, तो इसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या होंगी? इसकी इमीडिएट सराउंडिंग होगी मेरा हाथ, मेरे यहाँ पे आसपास की हवा, या मेरा एक कमरा मान लो, दिस इज द इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि जो इसके जस्ट बाहर वाली सराउंडिंग्स है। तो कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो इसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स का आता है, यानी कि जो इसके आसपास की संगति होती है, जो इसके आसपास की चीजें होती हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि संगति का, बोलते हैं ना भाई, बुरी संगत करोगे तो बुरे बन जाओगे, अच्छी संगत करोगे तो अच्छे बन जाओगे, यानी द पावर ऑफ क्या बोलते हैं संगति को इंग्लिश में, क्या बोलेंगे बेटा, पता है किसी को? क्या कंपनी, नहीं सुनाई दे रहा? कंपनी, अकंपनी, हाँ, जैसा जैसा आप अकंपनी करोगे, जिन लोगों के पास आप रहोगे, वैसे ही आप हो जाओगे। तो वो क्या होता है, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग्स, है ना भाई। इस दुनिया में तो सब तरीके के लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हैं, बहुत सारे मूर्ख लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। तो एनिमल लवर्स भी है, एनिमल किलर्स भी हैं, प्लांट लवर्स भी है, प्लांट किलर्स भी हैं। तो क्या होगा, आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही आप हो जाओगे। दिस मीन्स कि जो मैक्सिमम इफेक्ट डालती हैं किसी भी सिस्टम पे,
या किसी भी बीइंग पे, वो क्या होती हैं, उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो इमीडिएट सराउंडिंग इस बॉल्स की क्या होगी, मेरा हाथ, मेरे रूम की एयर, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद हो गया इसका सराउंडिंग। तो इस पे जो भी इफेक्ट आएगा वो इमीडिएट सराउंडिंग्स का आएगा। अब देखो हम लोग सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब सिस्टम आपको पता चल गया कि ऐसी चीज जिसपे हमारा पूरा का पूरा स्टडी फोकस्ड है, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, जिसके बारे में मोशन पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक कोई भी पैरामीटर है ना, स्टडी पैरामीटर्स जिसके भी निकाल रहे हैं, वो हमारा सिस्टम हो गया। अब फोर्स की केवल बात करें कि फोर्स क्या है, तो इस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस दो तरीके के होंगे। द वन विच आर ओरिजिनेटिंग विद इन दिस सिस्टम, जो इस सिस्टम के अंदर लग रहे होंगे आपस में, और दूसरे होंगे जो इस सिस्टम के बाहर से लग रहे होंगे, यानी कि सराउंडिंग्स जो इस सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, इसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स जो इस सिस्टम पे फोर्सेस लगा रही हैं, वो होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो इस सिस्टम के अंदर से लगने वाले फोर्सेस है, वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस। मान लो मैं इस बॉल को प्रेस कर रहा हूं बाहर से, तो क्या हो गया, जो इसका कंप्रेसिव फोर्स, जो मैं इसको दबा रहा हूं, दैट कंप्रेसिव फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इस पे बाहर से लग रहा है। कंप्रेस कर रहा हूं जी, कंप्रेस करते टाइम जो बाहर से लग रहा है फोर्स, वो कंप्रेसिव फोर्स है। दिस मींस द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय माय हैंड ऑन दिस बॉल इज एक्सटर्नल फोर्स। और जो ये बॉल मेरे हाथ पे फोर्स लगा रही है, जो बॉल अपने, बॉल भी तो एक्सर्ट कर रही है ना फोर्स, अदरवाइज नहीं कर रही होती तो ये पिचक जाती, बट ये बॉल भी मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगा रही है। दैट फोर्स इज एन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, अंदर से लगने वाला प्रतिरोधक फोर्स। ठीक है, जो मेरा एक्शन क्या हुआ, कंप्रेसिव फोर्स, इसका रिएक्शन क्या हुआ, अपोजिट फोर्स। तो कुछ फोर्सेस अंदर से लगेंगे और कुछ लगेंगे बाहर से। तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस यानी इमीडिएट सराउंडिंग से लगने वाले फोर्सेस को मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स, और जो अंदर से लग रहे हैं उनको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। अभी देखो, देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। मेरे पास दो एग्जाम्पल मिले, ठीक है, एक सिस्टम हुआ ये वाला और दूसरा हुआ ये। तो सिस्टम वन आपको दिख रहा है, सिस्टम वन और सिस्टम टू। देखो सिस्टम वन में क्या है, सिस्टम वन में आपको दो ब्लॉक दिख रहे हैं। अभी थोड़ा ब्लॉक के टर्म्स में बात कर लेते हैं। एक ब्लॉक है ऑरेंज कलर का, पहला वाला, और दूसरा है ब्लू कलर का। तो ये दोनों कंबाइंड होके मैंने इसको बोला सिस्टम। ये दोनों ब्लॉक को एक साथ लगा के मैंने बोला कि दिस इज सिस्टम। अब इस सिस्टम पे ये बंदा पुश कर रहा है, तो क्या हुआ, इसका एक्सटर्नल फोर्सेस हुआ, वो तो ये हुआ कि जो मैन इस पे फोर्स लगा रहा है, पूरे ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों का जो कंबाइंड सिस्टम है, उस पर ये मैन जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। और इंटरनल फोर्सेस क्या है भाई, जब ये इसको पुश कर रहा है तो ये ऑरेंज कलर का ब्लॉक ब्लू वाले को पुश करेगा, और उतना ही अपोजिट फोर्स ब्लू वाला ऑरेंज वाले पे लगा देगा। तो दीज आर इंटरनल फोर्सेस। क्यों, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। क्यों, मैंने सिस्टम को ये माना है भाई, दोनों ब्लॉक को मैंने खुद सिस्टम माना है। दिस मीन्स द फोर्सेस दैट आर ओरिजिनेटिंग विद इन द सिस्टम, ऐसे फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरनल फोर्सेस। तो N1 एंड N2 आर द इंटरनल रिएक्टिव फोर्सेस विद इन द सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज, ये आपको मिला, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सिस्टम को खाली मैंने ये माना है, जो मेरा ऑरेंज कलर का ब्लॉक है, खाली ये मेरा सिस्टम है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि N2 इज द एक्सटर्नल फोर्स और N1 भी एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम से बाहर लगने वाले फोर्सेज हैं। तो ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेज हो गए, और ये इंटरनल फोर्सेज। जो सिस्टम के विद इन हो वो इंटरनल, और एक्सटर्नल बाहर हो तो एक्सटर्नल। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको एक बता रहा हूं कि वी आर ओनली चिंतित अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेज। क्यों, सिस्टम पे तो हमारा स्टडी है, तो हम सिस्टम के बाहर से लगने वाले फोर्सेज के बारे में ही मैक्सिमम मैकेनिक्स में बात करते हैं। इंटरनल फोर्सेज जो भी लगते रहे, बट दे शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी, एज फार एज आवर ऑब्जेक्ट इज रिजिड बॉडी, यानी हमारे एप्लीकेशन पर्पज के लिए अगर कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है या फिर वो रिजिडिटी मेंटेन रख रही है, दिस मींस वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द बॉडी, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी बाहर से लगने वाले फोर्सेज के बारे में हम लोग केवल बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब फ्री बॉडी डायग्राम, इसको कल बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है पूरा, इसमें टाइम अच्छे से लगाएंगे। तो अभी जो है, अभी आपको अभी तक के जो डाउट है वो पूछ लो। अगर किसी को इंटरनल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज, सिस्टम